सामने कई सारी कार मौजूद थी और उस कार के बोनेट पर बैठा हुआ था नुकुल चौहान। नुकुल चौहान ने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो नैना को उसके पास लेकर आए। नुकुल चौहान के आदमी नैना की तरफ बढ़ने लगे तो नैना का ड्राइवर रामदिन कार से अपनी बंदूक निकालकर बाहर आया और नुकुल चौहान के गुंडों को धमकाते हुए बोला, मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ, वरना हुकुम सा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर रामदिन की धमकियों का कुछ असर नहीं हुआ। ये देखकर रामदिन ने अपनी बंदूक सामने से आ रहे गुंडे पर चलानी चाही, पर उससे पहले एक गोली आकर रामदिन के बाजू पर आ लगी, जिससे रामदिन की बंदूक छूट गई। रामदिन काका, नैना ने फिक्र में कहा और कार से निकल गई। रामदिन ने नैना से कहा, मालकिन आप यहाँ से भागे, मैं इन्हें रोकता हूँ, कहकर उसने उन गुंडों से लड़ने की कोशिश की। पर काका, आपको इस हालत में मैं कैसे छोड़कर जाऊं? नैना ने परेशान होकर कहा। रामदिन ने दर्द में कहा, मालकिन आप जाए और मदद लेकर आए। ये सुनकर नैना को भागना ठीक लगा, क्योंकि अगर वो बच गई तो रामदिन को बचा लेगी। ये साला बूढ़ा रामदिन कुछ ज्यादा ही हाथ पैर चल रहे हैं इसके, चौहान के गुंडों में से किसी ने कहा, और ये कहकर उसने रामदिन के घुटनों में गोली चला दी। रामदिन अब जमीन पर आ गया था। गोली की आवाज से नैना जो थोड़ी दूर भागी थी वो रुक कर पलट कर जख्मी रामदिन को देखने लगी। रामदिन काका, नैना ने तड़पते हुए कहा। तभी नुकुल चौहान के गुंडों ने आकर उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती अपनी कार में लेकर आए। नैना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नुकुल ने नैना को देखा तो एक पल को देखता रह गया। वाकई में हुकुमसा ने किसी हुस्न परी से शादी की है। नैना ने घूर कर नुकुल की तरफ देखा और कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों कर रहे हो ये सब? नुकुल कार में आकर बैठा और देखते ही देखते सारी गाड़ियां वहां से निकल गई। नुकुल ने फ्रंट मिरर से पीछे बैठी नैना को देखकर कहा, प्रॉब्लम थी नहीं, तुमने खड़ी कर दी है। कैसी प्रॉब्लम? नैना ने पूछा। तब तक गुंडों ने उसके हाथ पीछे बांध दिए थे। तुम्हारी वजह से हमारे घर की लोग बदनामी कर रहे हैं। अरे क्या हुआ जो हमारे नौकर ने उस लड़की की इज्जत लूट ली तो वो हरिया अपनी बेटी की शादी हमारे नौकर से करा देता, मामला शांत हो जाता। पर तुम्हें तो बनना था झांसी की रानी। तुम्हारी वजह से गांव में हमारी चौहान हवेली इज्जत खराब हुई। नुकुल ने दांत पिसकर कहा, इज्जत मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे नौकर की वजह से गई। अरे अच्छा हुआ जो हुकुमसा ने उसे मरवा दिया, वरना मैं खुद उस आदमी का गला अपने हाथ से दबा देती, नैना ने गुस्से में कह दिया। पर नुकुल को ये बात जानकर हैरानी हुई कि अबीर ने उस नौकर को मरवा दिया। उसे तो अब तक लग रहा था कि अबीर ने उसे सिर्फ गिरफ्तार करवाया है। चौहान हवेली के आदमी पर हाथ उठाना मतलब चौहान हवेली से दुश्मनी मोल लेना। अब हम बताते हैं कि इज्जत कैसी लूटी जाती है। नुकुल चौहान ने गुस्से में नैना से कहा। नैना के हाथ पांव डर से कांप गए, ना जाने ये लोग क्या कर दे। नुकुल चौहान हमेशा से ऐसा ही गुस्सैल था। दूसरी तरफ रामदिन अपने फोन से अबीर को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर अबीर का फोन उसके केबिन में बज रहा था, जहां इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। रामदिन ने शेखावत हवेली में फोन किया। शेखावत हवेली के एक नौकर ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो मालिक, मैं रामदिन। रामदिन ने दर्द में करहते हुए कहा। हेलो रामदिन, मैं दिनू हूँ। मालिक तो बड़ी मालिकन के साथ मंदिर गए हुए हैं, सामने बात कर रहे नौकर दिनू ने बताया। अरे गजब हो गया दिनू, रामदिन ने कहा। क्या हुआ रामदिन, तुम इतना क्यों घबराए हो? दिनू ने चिंता में पूछा। चौहान हवेली के गुंडे हुकुमरानी सा को उठाकर लेकर गए हैं, कुछ भी करके ये खबर हुकुम सा तक पहुंचाओ, रामदिन ने हड़बड़ी में कहा। ये सुनकर दिनू हैरान रह गया। वही सड़क से गुजर रही कार में चंद्रशेखर सिंह और समर्थ सिंह मौजूद था। तभी उनके ड्राइवर की नजर घायल रामदिन पर गई और उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा, मालिक कोई घायल व्यक्ति है वहां? चंद्रशेखर जी और समर्थ ने खिड़की से बाहर देखा तो ड्राइवर से कार रोकने को कहा। वो दोनों कार से बाहर आए। समर्थ घायल आदमी के पास जाकर जब उसका चेहरा देखता है तो हैरानी से कहता है, रामदिन काका आप
रामदिन ने जब समर्थ को देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसने समर्थ के पाँव पकड़ते हुए कहा, समर्थ मालिक, अच्छा हुआ आप आ गए। रामदिन काका, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा पाँव, आप मुझसे बड़े हैं, समर्थ ने अपना पाँव छुड़ाते हुए कहा। चंद्रशेखर ने रामदिन के पास आकर पूछा, रामदिन, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? मालिक, वो नुकुल चौहान के गुंडों ने हमला किया और साथ ही हुकुमरानी सा को उठाकर ले गए, रामदिन ने अपना घुटना पकड़कर कहा। ये सुनकर चंद्रशेखर और समर्थ पूरी तरह से हैरान रह गए। चंद्रशेखर ने भड़कते हुए पूछा, अबीर कहाँ है? क्या इस तरह वो अपनी पत्नी की देखभाल करता है? रामदिन ने कुछ नहीं कहा। समर्थ ने रामदिन काका से पूछा, काका, क्या आपको पता है कि वो लोग हुकुमरानी सा को कहाँ लेकर गए हैं? रामदिन ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं मालिक, मैं नहीं जानता हूँ। ये सुनकर समर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। समर्थ ने अपने ड्राइवर से कहा, तुम रामदिन काका को अस्पताल लेकर जाओ, मैं और बाबा यही है। ड्राइवर ने बिल्कुल वही किया। वो रामदिन को उसकी ही कार से अस्पताल लेकर गया। अब समर्थ और चंद्रशेखर जी अपनी गाड़ी में आए। समर्थ ने चंद्रशेखर जी से कहा, बाबा, पूरे राजस्थान की इज्जत का सवाल है, ना जाने वो दरिंदा नुकुल क्या कर रहा होगा हुकुमरानी के साथ। चंद्रशेखर जी के चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। समर्थ और चंद्रशेखर की कार बहुत तेजी से नुकुल की गाड़ियों का पीछा करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले ही नुकुल नैना का किडनैप करके भागा था। समर्थ गाड़ी तेज चलाया पर एक सिग्नल पर आकर उसे अपनी कार रोकनी पड़ी। समर्थ ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए परेशान होकर कहा, ना जाने अब वो हमसे कितनी दूर निकल जाएगा। चंद्रशेखर ने समर्थ से कहा, ये आज इतनी गाड़ियां क्यों रोकी गई है? पूछो जरा। समर्थ ने कार की खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा तो उसे भी काफी अजीब लगा। वो कार से निकला और तहकीकात करके वो वापस चंद्रशेखर जी के पास आया और बोला, आगे अबीर के आदमी सारी गाड़ियां चेक कर रहे हैं, आखिर किस कार में नैना को ले जाया गया है? चंद्रशेखर ने बिना किसी भाव से कहा, अबीर अच्छे से जानता है कि उसे अपनी पावर कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है। समर्थ कार में आ बैठा। वही दूसरी तरफ बाली जीप को बहुत तेजी के साथ ड्राइव कर रहा था। पीछे अध्ययन, मिराक्ष और अबीर बैठे हुए थे। अबीर का चेहरा बेहद खतरनाक था। अबीर के पीछे और आगे कई सारी गाड़ियों में उसके आदमी मौजूद थे। बाली ने चौहान हवेली के आगे गाड़ी रोक दी। अबीर सख्त एक्सप्रेशन के साथ नीचे आया। चौहान हवेली के बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे ब्रिजेश्वर चौहान ने जब अपने सामने अबीर और उसके आदमी को आते हुए देखा तो वो थोड़े हैरान हुए। अबीर आगे और उसके पीछे मिरक्ष, अध्ययन और बाली सभी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ आ रहे थे। अबीर ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और ब्रिजेश्वर चौहान के आगे रखे हुए टेबल पर गोली चला दी। ब्रिजेश्वर चौहान एकदम से डरकर कुछ कदम पीछे हुए। अबीर शेखावत, ये क्या बदतमीजी है? अबीर ने ब्रिजेश्वर की उम्र का लिहाज ना करते हुए उसे कॉलर से पकड़ के दीवार से लगाया और उसके गर्दन के पास बंदूक की नोक रखकर दांत पीसते हुए कहा, बदतमीजी तेरे बेटे ने की है, मेरी पत्नी को बीच सड़क से अगवा कर। क्या? नहीं, नुकुल ऐसा नहीं कर सकता, ब्रिजेश्वर ने हैरानी के साथ कहा। उसे एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो वाकई नहीं जानता हो कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ किया है। तभी हवेली के बाहर कोई औरत आई और ब्रिजेश्वर की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसके पास आकर घबराकर बोली, नुकुल के बापू, ये क्या हो गया? ये सब आप पर इस तरह क्यों? बंदूक उस औरत से तो बोला नहीं जा रहा था। आखिरकार अब उसके पति ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया था? बाली ने उस औरत से कहा, हिसाब किताब हो रहा है मालती काकी, आपके बेटे ने हमारी घर की औरत को अगवा किया तो हम आ गए आपके घर के मर्द को अगवा करने। मर्द नहीं नामर्द है सब के सब, इसलिए औरत को अगवा किया है, मिराक्ष ने बाली की बात को करेक्ट करते हुए कहा। देखो अबीर, हमें सच में कुछ नहीं पता। ब्रिजेश्वर ने अबीर को सफाई देने की कोशिश की। इस पर अबीर ने उससे कहा, लगा अपने बेटे को फोन। ब्रिजेश्वर गहरी चिंता में आ गया क्योंकि अगर उसने फोन कर नुकुल का पता लगवाया तो अबीर नुकुल को इस गलती के लिए जान से मार देगा और अगर पता नहीं बताया तो अबीर इसी वक्त उसकी लाश बिछा देगा। वहीं दूसरी तरफ
नुकुल नैना को लेकर अपने पुराने बंद फैक्ट्री में आ गया। उसने नैना को धक्का दिया तो नैना लड़खड़ाकर आगे गिरते गिरते बची। नैना खुद को संभाल कर अपने चारों तरफ देखा। नुकुल के आदमी बड़ी ही हवसी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अगर अबीर जी को पता चला तो। नैना उससे इतना बोल पाई थी कि नुकुल ने एक गोली फायर की। नैना ने डर से आंखें बंद कर ली। नुकुल ने हंसते हुए कहा, वाह, उस दिन गांव वालों के सामने तो बड़ी शेरनी बन रही थी। हिंसा और अहिंसा की मूर्ति बनकर मेरे लोगों को बदनाम किया और अब गोली से डर गई। नुकुल के आदमी में से एक ने नैना के बदन को देखते हुए कहा, वाकई हुकुम सा तो एक नाजुक कली को रानी सा बना चुके हैं। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, ऐसा करके उन्होंने सिर्फ अपने लिए कमजोरी खड़ी की है। तभी नुकुल ने अपनी हाथ की बाजू फोल्ड करते हुए नैना के पास कदम बढ़ाकर कहा, और अबीर सिंह शेखावत की कमजोरी हमारे हाथ लग गई है, जिसका फायदा हम उठाएंगे। नैना ने अपना दुपट्टा एक कंधे पर लेकर उसे बांध कर कहा, वो तो तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कमजोरी हूं या ताकत। नैना उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उसे इस तरह देखकर नुकुल ने उसका मजाक बनाकर कहा, अरे वाह, अब तो कार्यक्रम में और भी मजा आएगा। नुकुल के सभी आदमी हंसने लगे। नुकुल ने आगे बढ़कर सबसे पहले उसका दुपट्टा निकालने की कोशिश की तो नैना ने पूरी ताकत के साथ उसके हाथ की कलाई पर वार किया और अपना पैर चलाकर नुकुल के कमर के निचले हिस्से पर वार किया। नुकुल दर्द से वहीं गिर पड़ा। ये नजारा देखकर नुकुल के आदमी हैरान हुए। नुकुल ने दर्द में करहते हुए कहा, देख क्या रहे हो, मारो इस लड़की को। नुकुल के आर्डर पर सब एक एक कर नैना पर टूट पड़े। नैना ने बारी बारी से सब पर वार किया। नुकुल अब भी जमीन पर दर्द में था और ये सब देखकर उसने कहा, अरे कमीनों, क्या इस दिन के लिए तुम्हें खिलाया पिलाया था? जो एक लड़की से पिट रहे हो, एक साथ मारो उसे और उसके कपड़े फाड़ दो। नुकुल के इतना कहते ही सारे आदमी एक साथ नैना पर टूट पड़े। नैना ये देखकर वहां से भागने लगी तो एक आदमी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। नैना दर्द से चिखी और उसके मुंह से खून निकल गया। नैना एक लड़की जिसे थप्पड़ नहीं, उस आदमी में मर्दाना घुसा मारा था जिसके दर्द का अंदाजा शब्दों में नहीं लगाया जा सकता था। नैना का सर एक पल के लिए चकरा गया। दूसरे गुंडे ने नैना का दुपट्टा उसके बदन से अलग कर दिया। अबीर जी। नैना पूरी ताकत के साथ चिखी, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसका अबीर अभी आकर उसे बचा लेगा। नैना इस वक्त चीख रही थी कि तभी बंदूकों की आवाज आई। नुकुल और उसके आदमियों ने देखा तो फैक्ट्री के गेट पर चंद्रशेखर सिंह, समर्थ और उसके आदमी मौजूद थे। चंद्रशेखर जी को देखकर नैना ने रोते हुए कहा, काका सा बचाइए हमें। चंद्रशेखर जी ने नैना की हालत को देखा। उसकी बुरी हालत को देखकर उन्होंने नुकुल को गुस्से में देखकर कहा, नुकुल चौहान, ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम राजस्थान की इज्जत के साथ खेलवाड़ कर रहे हो। नैना अबीर की पत्नी होने के नाते राजस्थान की हुक्मरानी सा था। राजस्थान की इज्जत आना बान शान उससे जुड़ी है और ऐसे में उसके साथ ये बदसलूकी होना किसी धोखे से कम नहीं। नुकुल ने नैना के बाल पकड़ते हुए कहा, चंद्रशेखर काका सा, आप बीच में ना बोले तो अच्छा है। वैसी भी शेखावत से आपकी बनती नहीं तो आप क्यों इसमें अपनी नाक घुसा रहे हैं? ये सुनकर समर्थ गुस्से में बोला, शेखावत से हम दुश्मनी निभाए या दोस्ती पर इतनी गिरी हुई हरकत सिंह खानदान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। समर्थ, मैं तो तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम आओ और यहाँ आकर मजे करो। वैसी भी वंदना भाभी सा गर्भवती है तो तुम्हें वो मजा नहीं मिल पाता होगा। नुकुल ने बहुत ही गंदी बात कही। ये सुनकर सिंह खानदान और नैना को बहुत गुस्सा आया। समर्थ ने गुस्से में नुकुल पर बंदूक चलाई पर नुकुल थोड़ा बगल में हो गया, जिससे गोली पीछे रोड पर जा लगी। नुकुल ने हंसते हुए कहा, समर्थ सिंह, गोली चलाना सीख लो। चंद्रशेखर जी ने नुकुल को धमका कर कहा, अबीर ने पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया है, वो किसी भी पल यहाँ आता होगा तुम्हारी कफन साथ लेकर। नुकुल के चेहरे पर नफरत के भाव थे। कोई कुछ कहता उससे पहले अध्ययन की आवाज आई, आता होगा नहीं काका सा, आ गए हैं। सब ने उस आवाज की तरफ देखा तो अबीर बेहद गुस्से में वही आ रहा था।
ब्रजेश्वर की कॉलर इस वक्त बाली के हाथों में थी। अबीर को उसके आदमी के साथ देखकर नुकुल के आदमियों की हालत खराब हो गई। वो सभी 2 कदम पीछे हो गए। नुकुल ने अपने बाप को ऐसी हालत में देखा तो हैरानी कहा, बापू सा आप? ये कहकर उसने अबीर को गुस्से में देखकर कहा, अबीर शेखावत तुमने ये ठीक नहीं किया है। नुकुल को उम्मीद नहीं थी कि अबीर सीधे उसके बाप को उठा लेगा। अबीर ने नुकुल से गुर्राते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ भी लगाने की? अबीर की दहाड़ ही काफी थी वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए। ब्रजेश्वर ने अपने बेटे से कहा, नालायक ये क्या किया तूने? बापू सा इस लड़की की वजह से आपको बदनामी का सामना करना पड़ा, मैं इसलिए। नुकुल ने सफाई देनी चाही तो ब्रजेश्वर ने गुस्से में कहा, बदनामी का सामना करना मौत का सामना करने से आसान होता है। कहकर उसने डरते हुए अबीर को देखा। नैना काफी देर से अबीर को देख रही थी। उसके अंदर से नुकुल का डर तो खत्म हो गया है, पर अबीर और अद्रिका की नजदीकी ने एक बार फिर उसे परेशान कर दिया था। अध्ययन ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया तुम बाप बेटे का, अब चुप करके हमारी भाभी सा को छोड़ दो। नुकुल ने और भी कसकर नैना के बाल खींचते हुए कहा, पहले तुम वहां से मेरे बापू सा को छोड़ो और मैं यहां से। बाल खींचे जाने से नैना के मुंह से दर्द की आह निकल गई। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर अबीर के दिल में तेज दर्द उठा। उसने बाली को इशारा किया तो बाली ने ब्रजेश्वर को छोड़ा और वहां से नुकुल ने नैना को छोड़ा। ब्रजेश्वर नुकुल की तरफ बढ़ रहा था तो नैना अबीर की तरफ। नैना सिर्फ 2 कदम की दूरी पर थी कि अबीर ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा और जल्दी से सीने से लगा लिया। अबीर ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, शुक्र है तुम ठीक हो। नैना ने भी अबीर के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही नुकुल ने अपने बाप को ऊपर से नीचे तक देखा कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। ब्रजेश्वर ने अपने बेटे को गले लगाया ही था कि एक गोली सीधे नुकुल के माथे पर जा लगी। ये देखकर सब दहल गए। ब्रजेश्वर ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। नुकुल, मेरा बच्चा, नुकुल, मेरा नुकुल। ब्रजेश्वर ने कांपते हाथों से उसका गाल थपथपाया, पर नुकुल के बेजान लाश की तरह जमीन पर जा गिरी। ब्रजेश्वर जोर से चिखा, नाही ई। और ये कहकर वो नुकुल की सीने पर सर रखकर रोने लगा। अध्ययन, मिराक्ष, बाली, चंद्रशेखर जी, समर्थ और नैना सब ने हैरानी से अबीर को देखा जिसने किसी निशानेबाज की तरह नुकुल के माथे के बीच में गोली चलाई। नैना ने मन ही मन कहा, ये सच में राउडी है, बिना सोचे समझे या बिना किसी दया के किसी को भी मार दिया। वही ब्रजेश्वर ने नुकुल की लाश को देखकर अबीर को गुस्से में देखा और कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ब्रजेश्वर के दिल में इस वक्त बदले की आग जल रही थी। नुकुल जैसा भी हो था उसका बेटा, और अपने बेटे की लाश देखकर ब्रजेश्वर अबीर का दुश्मन बन बैठा था। अबीर ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मेरे घर के किसी सदस्य को या मेरी पत्नी को छूने की कोशिश की तो मैं अबीर सिंह शेखावत तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करने में समय नहीं लूंगा। अबीर ने बेधड़क उसे धमकी दी और इतना कहकर उस बाली को देखा और ऑर्डर देते हुए कहा, नुकुल के बाकी के आदमियों को मारकर फैक्ट्री को जला दो। ये सुनकर नुकुल के सारे आदमी यहाँ वहां भागने लगे, पर अबीर के सारे आदमियों ने वही उन्हें ढेर करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सब बाहर खड़े होकर जलती हुई फैक्ट्री को देख रहे थे। बाली ने नुकुल की लाश और ब्रजेश्वर चौहान को हवेली पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था। नैना उस जलती हुई आग को बेजान सी होकर देख रही थी कि उसका सर चकराने लगा। इसके पहले कि वो गिरती अबीर ने उसे संभाला। नैना, अबीर ने घबराते हुए कहा। चंद्रशेखर जी ने अबीर से कहा, इसे अस्पताल लेकर चलो। जयपुर अस्पताल में इस वक्त डॉक्टर ने नैना का इलाज कर दिया था। डॉक्टर बाहर आकर अबीर से बोले, शॉक के वजह से बेहोश हो गई है, इंजेक्शन दे दिया है, जल्द ही होश आ जाएगा। अबीर ने पूछा, और उसकी चोट? डॉक्टर ने कहा, आमतौर पर ऐसी चोट थप्पड़ के वजह से नहीं आती है, ये चोट देखकर साफ पता चल रहा है कि इन्हें मुक्का मारा गया है। अस्पताल में ऐसे कई आदमी अपनी चोट लेकर आते हैं, आज पहली बार किसी लड़की को इस तरह देखा है।
ये सुनकर अबीर की मुट्ठियां बन गई कि नैना को इतनी बुरी तरह मारा गया है। नैना को वीआईपी वार्ड में रखा गया था। नैना बेहोश थी और अबीर उसके पास ही बैठा हुआ था। वही सिंह परिवार और शेखावत परिवार को नैना की हालत के बारे में पता चल गया था। दिग्विजय जी और देवकी जी दोनों शाम के वक्त नैना से मिलने आए। देवकी जी ने अबीर से चिंता होकर पूछा, नैना कैसी है? अबीर वार्ड के बाहर जाते हुए बोला, आप खुद ही देख ले। इतना कहकर वो चला गया। देवकी जी ने नैना की तरफ देखा जिसकी आंखें खुली हुई थी। देवकी जी ने नैना से पूछा, कैसी हो तुम, और ये अबीर को क्या हुआ? ऐसे क्यों चला गया? नैना ने देवकी जी से कहा, मैं ठीक हूँ, वो शायद डॉक्टर के पास गए हैं। कहकर नैना ने अपनी नज़र चुराई जैसे कोई बात छिपा रही हो। दिग्विजय जी को ये बात बड़ी ही अटपटी लगी। दिग्विजय जी ने मन ही मन कहा, लगता है कुछ देर पहले अबीर नैना के बीच कुछ हुआ है, इसलिए अबीर इस तरह चला गया और नैना नज़र चुरा रही है। जयपुर यूनिवर्सिटी। श्री कॉलेज की छत पर समर के साथ मौजूद थी। श्री ने समर से कहा, अच्छा, अब हम जाते हैं, जाने का समय हो गया है। समर ने उसे अपनी बाहों में बड़े प्यार से भरकर कहा, मेरा मन नहीं है तुम्हें भेजने का। कहकर उसने अपना चेहरा उसके गर्दन में छिपा लिया। श्री को समर्थ का ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। श्री ने शर्माते हुए कहा, छोड़िए समर जी, हमें जाना होगा, अब हम कल मिलेंगे। समर ने उससे कहा, जाने से पहले तुम्हें रिश्वत देनी होगी। कहकर उसने अपने होठों आगे किए। श्री ने उसके होठों पर उंगली रखकर मना करते हुए कहा, शादी के बाद। समर ने मुंह बनाकर कहा, तुम हर वक्त ये कहकर टाल देती हो, पर आज तो तुम्हें मुझे किस देनी होंगी। श्री ने हिचक के साथ कहा, समर जी पर। समर ने उससे पूछा, हे श्री, क्या तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है? क्या प्यार नहीं है? ऐसी बात नहीं है समर जी, श्री ने एकदम से कहा। समर ने कहा, तो फिर कैसी बात है? क्यों हर बार मैं ही तुम्हारे लिए कदम बढ़ाता हूँ? मैं तुम्हारे लिए यहाँ चोरी छिपे मिलने आ गया, पर तुम मेरी एक बात नहीं मानती। समर को नाराज देखकर श्री ने उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा, समर जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, पर मेरी कुछ मर्यादा है, आप प्लीज समझें। समर ने उसे समझाते हुए कहा, हम आगे चलकर पति पत्नी बनने वाले हैं, तुम इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड को नहीं, अपने होने वाले पति को ही किस करोगी? फिर कैसी मर्यादा? मेरा बहुत मन है तुम्हारे एहसासों को, तुम्हारे प्यार को फील करने का। कहकर समर उदास हो गया। श्री से समर की उदासी देखी नहीं जा रही थी और उसे समर की बातें कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी। श्री ने गहरी सांस ली और खुद को इसके लिए तैयार किया। श्री ने समर के गले में बाहें डाली और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। समर श्री के इस रिएक्शन से पूरी तरह हैरान रह गया, पर अगले ही पल समर उसे किस करने लगा। श्री भी आज इस नए कदम को बढ़ाकर एक नए एहसास को जीने लगी थी। कुछ देर बाद श्री समर से अलग हुई। श्री की आंखें बंद थी। समर ने उसके चेहरे को देखा और उसने उसके गालों को चूमा। श्री की पकड़ समर पर कस गई। समर धीरे धीरे उसके गर्दन और गले को चूमने लगा। श्री की सांसें और तेज होने लगी। इससे पहले कि समर और आगे बढ़ता, उन दोनों को जीप के हॉर्न की तेज आवाज आई। श्री झटके से अपने ख्याल से बाहर आई और समर से बोली, लगता है बाली भाई सा हमें लेने आए हैं। समर के होठों पर एक मुस्कान थी। उसने श्री का माथा चूमकर कहा, आज के इन एहसासों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। श्री शर्माते हुए नीचे चली गई। उसके जाने के बाद समर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आज ये गाड़ी नहीं आई तो श्री के साथ सुहागरात तो यही हो जाती। फिर तमाशा बनता श्री का पूरे कॉलेज में और शेखावत का पूरे राजस्थान में। श्री नीचे आई तो उसे मीरा मिल गई। कुछ दिन पहले ही इनकी दोस्ती हुई थी। मीरा ने श्री से पूछा, ये तुम क्लास खत्म होने के बाद चली कहाँ जाती हो? हम तो पूरा लाइब्रेरी में तुम्हें ढूंढ लिए पर तुम मिली नहीं। श्री मीरा की बातों से सकपका गई। श्री कोई बहाना बनाती उससे पहले बाहर खड़ी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो श्री ने जल्दी से कहा, लगता है हमारे भाई सा हमें लेने आए हैं।
मीरा ने उसके साथ बाहर आते हुए कहा, हाँ, हमें भी घर ही जाना है। दोनों बातें करते हुए गेट पर आई तो श्री ने देखा कि कार खड़ी है और कार के बाहर बाली नहीं अध्ययन खड़ा है। मीरा ने अध्ययन की तरफ देखकर श्री से पूछा, तो ये है तुम्हारे भाई सा? श्री ने मीरा से कहा, हाँ, ये मेरे अध्ययन भाई सा है। अध्ययन सिंह शेखावत नाम है इनका। जैसी ही मीरा के कानों में ये नाम गुंजा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही अध्ययन बार बार फोन देख रहा था। तभी उसकी नजर श्री पर पड़ी जो उसके पास आ गई थी। श्री ने अध्ययन से पूछा, भाई सा आज आप यहाँ? अध्ययन ने हड़बड़ी में कहा, हाँ, आज मैं यहाँ। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब बताता हूँ। कहकर उसने कार का डोर खोला। क्या बात है भाई सा, सब ठीक तो है? श्री ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। अध्ययन कार में आया और कार जल्दी स्टार्ट कर बोला, हाँ अरे वो हुआ यूं कि, कहकर अध्ययन उसे सब बताने लगा। श्री अध्ययन की बातों में इतनी खोई थी कि उसने मीरा को बाय नहीं कहा, पर मीरा अध्ययन को जाते हुए देख रही थी जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अध्ययन के जाने के बाद मीरा ने अपनी बाजू फोल्ड की और अपने हाथ पर अध्ययन नाम का टैटू देखा जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनवाया था, पर उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकला। मीरा अपनी आंखों में चमक के साथ बोली, हे कान्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए इस धरती पर अध्ययन सिंह शेखावत का रूप लेकर आए। मीरा की आंखें कुछ और ही बता रही थी। 3 बाद नैना अस्पताल से घर आ चुकी थी और सबकी देखभाल में वो ठीक हो गई थी। नैना इस वक्त नाश्ते की टेबल पर सबके साथ मौजूद थी। तभी गुड़िया ने अबीर से कहा, बापू सा कल आप हमारे बर्थडे पर आप हमें क्या तोहफा देंगे? अबीर कुछ कहता उससे पहले नैना बोल पड़ी, कल तुम्हारा जन्मदिन है। गुड़िया ने मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ कहा। नैना ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, फिर तो मैं आपका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। क्या सच में? गुड़िया ने आंखों में चमक के साथ पूछा। नैना ने उसके माथे को किस करते हुए कहा, हाँ, सच में। तभी दिग्विजय जी ने कहा, ये सही रहेगा, काफी वक्त से घर के माहौल कुछ ठीक नहीं है, ऐसे में गुड़िया का जन्मदिन रखकर हम माहौल खुशनुमा कर देते हैं। देवकी जी ने उनका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ना जाने हमारे बच्चों को किसकी नजर लग गई। इतना बोलकर देवकी जी ने नैना और अबीर से कहा, कल सुबह तुम दोनों मंदिर जाकर आओ। गुड़िया को साथ लेकर जाना और पार्टी शाम को रख लेंगे। देवकी जी की बातों से सभी सहमत हुए। नाश्ते के बाद अबीर ने गुड़िया को अपनी गोद में लिया और कहा, अभी आप स्कूल जाओ और मैं आपकी बर्थडे की तैयारी करूंगा। गुड़िया बहुत खुश थी अपने जन्मदिन को लेकर और उसने पूछा, क्या समर्थ मामू, नाना नानी और मामी भी आएंगे? इस पर सब खामोश हो गए, क्योंकि शेखावत परिवार और सिंह परिवार एक छत के नीचे आएगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। सबको खामोश देखकर नैना ने गुड़िया से कहा, हाँ, जरूर आएंगे। घास मौके पर परिवार हमेशा रहता है और कल गुड़िया को उसका पूरा परिवार मिलेगा। कहकर उसने गुड़िया को बाली के साथ स्कूल भेजा। अबीर ने नैना से कहा, ये तुमने क्या किया? चंद्रशेखर काका इस घर में कभी नहीं आएंगे। देवकी जी ने नैना से कहा, हाँ बेटा, चंद्रशेखर भाई सा नहीं मानेंगे। नैना ने उन सब को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि शेखावत और सिंह परिवार में रिश्ते क्यों उलझे हुए हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी ने बड़ी उम्मीद से कुछ मांगा है और मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी। दिग्विजय जी ने नैना की आंखों में एक चमक देखी और कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुझे अगले जन्म में मेरी ही बेटी बनाकर भेजे। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी नहीं, बेटा बनाकर भेजे, फिर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। दिग्विजय जी ने नैना को साइड से गले लगाकर कहा, तू अब भी सारे काम बेटे की तरह ही करती है। जो काम मेरे बच्चों को करना चाहिए वो अब तू कर रही है। दिग्विजय जी ने साफ तौर से अबीर को ताना मारा था। अबीर ने अकड़ते हुए कहा, अरे ये काम हमें भी करने आता है, पर चंद्रशेखर काका सा अपनी अकड़ में घूमते हैं, तो हम क्या करें? नैना ने अबीर से कहा, आप कुछ मत कीजिए, कल के जन्मदिन की लिस्ट मैं बनाती हूँ, आप जाकर सामान लेकर आइए, कल के लिए बहुत सारा काम है।
इसलिए आधा काम हमें आज करना है। एक्सक्यूज मी, मैं हुकुम सा हूं ना कि तुम्हारा पर्सनल नौकर जो तुम मुझे सबके सामने ऑर्डर दे रही हो, अबीर ने एटीट्यूड में कहा। बेटी आपकी है तो काम भी तो आपको ही करना होगा। कितना अच्छा लगेगा कि गुड़िया को जब उसे पता चलेगा कि सारा काम उसके बापू से ने किया है। ये कहकर नैना वही सोफे पर बैठकर सामने के टेबल से कुछ कागज और पेन लेकर लिखने लगी। उसने अबीर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अबीर ऐसे सब के सामने मजाक बनता देख मुंह बनाकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद घर के सब लोग एक साथ हंसने लगे। मजाल है किसी की जो सब लोग अबीर पर हंसे। कुछ देर बाद नैना ने बड़ी सी लिस्ट बनाकर सबको काम सौंप दिया। सारे नौकर काम की तैयारी में लग गए। दोपहर के वक्त श्री कॉलेज से वापस आई पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी दोस्त मीरा भी मौजूद थी। श्री ने मीरा को नैना से मिलवाते हुए कहा, भाभी सा ये है हमारी दोस्त मीरा देखमुख, गांव के मुखिया त्रिजल काका सा की बेटी। नैना ने मीरा से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल गुड़िया का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। मीरा ने वहां हो रही सजावट को देखते हुए कहा, अच्छा तो ये सजावट जन्मदिन की है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं, अध्ययन भाई सा सारे नौकरों के साथ काम में लगे हुए हैं, तुम रहने दो, नैना ने मना करते हुए कहा। अध्ययन का नाम सुनकर मीरा की आंखों में चमक आ गई। मीरा ने नैना से कहा, भाभी सा करने दीजिए ना काम, वैसी भी कॉलेज की पढ़ाई से कभी बोर हो गई हूँ, मुझे अच्छा लगेगा ये सब करते हुए। श्री ने मीरा का मजाक बनाते हुए कहा, करने दो काम, इसे फ्री में एक नौकर मिल रही है। मीरा ने गुस्से में श्री को घूरा और कहा, रुक तुझे बताती हूँ। अरे नहीं तो मैं तो मजाक कर रही थी, कहकर श्री भागने लगी और मीरा उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। नैना उन दो सहेलियों की मस्ती देख रही थी। हवेली में उन दो लड़कियों की हंसने की आवाज गूंजने लगी। बाहर लाइटिंग और फूलों की डेकोरेशन कर रहा अध्ययन इन शोर के वजह से चिढ़ने लगा था। अध्ययन इरिटेट होकर अंदर आया और कुछ कहता उससे पहले एक धड़म की आवाज के साथ वो नीचे जा गिरा। नैना और श्री जल्दी से उस तरफ आए तो देखा अध्ययन नीचे और मीरा उसके ऊपर गिरी है। मीरा के घने के बाल से अध्ययन का पूरा चेहरा ढका हुआ था। मीरा और अध्ययन फर्श पर गिरे हुए थे। मीरा आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अध्ययन को देख रही थी। मीरा की धड़कन बढ़ गई थी। वही अध्ययन के साथ जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसके इतने करीब आई हो। मीरा के होठों पर स्माइल आ गई और उसने बिना देर किए अध्ययन के गालों पर किस कर दिया। अपने गलों पर मीरा की होठों की छुवन महसूस करते ही अध्ययन झटके से पलट गया और सीधा खड़ा हो गया। अध्ययन ने लगभग मीरा पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मीरा जमीन पर ठीक से बैठकर उठने लगी तो नैना और श्री ने जल्दी से आकर उसे सीधा खड़ा किया। नैना ने अध्ययन से कहा, अध्ययन वो गलती से तुमसे टकरा गई है। गलती से टकराना अलग बात है, और मेरे गाल पर, कहते कहते अध्ययन रुक कर खा जाने वाली नजर से मीरा को देखने लगा। मीरा नैना के पीछे खड़ी होकर अध्ययन के गुस्से को देख और महसूस कर रही थी। नैना ने अध्ययन के गालों पर मीरा की लिपस्टिक के निशान को देखते हुए हैरानी से पूछा, ये कब हुआ। मीरा के घने बालों कर वजह से ना तो अध्ययन का चेहरा दिखाई दिया था और ना ही मीरा का। इसी बात का फायदा उठाकर मीरा ने अध्ययन को किस किया। इस लड़की ने जानबूझकर, अध्ययन ने इतना कहा ही था कि मीरा ने आगे आकर गुस्से में चुप कराते हुए कहा, ओह शट अप, क्या जानबूझकर, ये एक्सीडेंटली किस थी, बात को ज्यादा बढ़ावा मत दो। अच्छा एक्सीडेंटली किस, अध्ययन ने दांत पिसकर उसकी बात को दोहराया और नैना से पूछा, भाभी सा ये चुड़ैल है कौन। अपने लिए चुड़ैल सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा आपने, हम आपको चुड़ैल नजर आते हैं। हाँ तुम चुड़ैल हो जो मेरी हवेली आकर मेरी ही इज्जत लूट रही हो, अध्ययन ने गुस्से में कहा और अपने हाथों से अपने गाल पोंछने लगा। मीरा ने मन ही मन कहा, हे भगवान ये कैसा आदमी है,
मैंने इसे आगे से किस किया कि मैं इसे अपना बना सकूं, पर यह बहुत टेढ़ी खीर है। क्या मैं अपने लिए दूसरा अध्ययन ढूंढूं या फिर पूरी जिंदगी इसी से काम चलाना होगा? मीरा ये सोच रही थी कि नैना ने अध्ययन का गुस्सा शांत कराते हुए कहा, अध्ययन भाई सा, बात यही खत्म करते हैं ना, वैसी भी किसी को पता चला तो लोग मजाक बना देंगे आपका। सब इस लड़की के वजह से हुआ है। अध्ययन ने दांत पिसकर कहा और वहां से चला गया, क्योंकि वो खुद बात को ज्यादा बढ़ावा देना नहीं चाहता था। वही मीरा को अध्ययन की बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई थी। मीरा ने मन ही मन कहा, आज पता चला कि लड़कियां पहले आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाती है। क्यों वो लड़कों से उम्मीद करती है कि वो आगे कदम बढ़ाए। मीरा को सोच में देखकर श्री उसके पास आई और माफी मांगते हुए बोली, माफ करना, हमारी वजह से हुआ ये। अगर भागते नहीं तो तुम हमारे पीछे ना आती और ये सब नहीं होता। मीरा ने उससे कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ अनजाने में हुआ है। मैं चलती हूँ, तुम्हें कल शाम को मिलती हूँ, कहकर उसने नैना और श्री से विदा ली और अपने घर चली गई। कुछ वक्त में गुड़िया भी स्कूल से वापस आ गई थी। नैना सीधे उसे उसके कमरे में लेकर गई। 1 घंटे बाद नैना ने गुड़िया से पूछा, तो मैंने जो बताया वो तुम्हें याद है ना? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे मासा, आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। ये कहते हुए माँ बेटी के होठों पर शरारती मुस्कान थी। नैना उसे अच्छे से तैयार कर नीचे लेकर आई। नैना ने मिठाई से भरी एक थाली गाड़ी में रखवा दी और गुड़िया को लेकर बाहर आई। उसने यहाँ वहाँ देखा, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तभी उसकी नजर अबीर पर गई। अबीर कुछ लोगों को काम समझा रहा था। नैना ने अबीर को आवाज दी, अबीर जी सुनिए। अबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। नैना का इस तरह उसे बुलाना अच्छा लगता है। वही सारे नौकर तुरंत वहां से चले गए। अबीर ने पलट कर देखा और उसके पास आते हुए पूछा, क्या बात है? अब क्यों परेशान कर रही हो? नैना ने गुड़िया को गाड़ी में बिठाते हुए कहा, हमें सिंह हवेली जाना है, ड्राइवर नजर नहीं आ रहा है। तो आप ही गाड़ी शुरू कर दे, ये कहकर उसने अपने आगे के बालों को पीछे किया। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम मुझे कार चलाने का ऑर्डर दे रही हो? और सिंह हवेली क्यों जाना है? मैं भेजवा दूंगा किसी नौकर के हाथों इनविटेशन। उनकी मर्जी वो आए या ना आए, अबीर ने मुंह बनाकर कहा। अबीर जी, हमने आपसे चलने को कहा है ना कि बहस को, और आप उनसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? वो गुड़िया की फैमिली है और आपका ससुराल है। चंद्रशेखर काका आपके ससुर है, थोड़ी तो इज्जत कर ले, नैना ने समझाते हुए कहा। चंद्रशेखर काका, मेरे ससुर? कब से? अबीर ने आंखें छोटी कर पूछा। उसे समझ ही नहीं आया कि नैना बोल क्या रही है। जब से आपने गुड़िया की मां से शादी की है, नैना ने उसी अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर अबीर हैरान हुआ। वो कुछ कहता उससे पहले नैना ने कहा, माना कि आपकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी पत्नी के मायके वालों को भूल जाए, उनसे नफरत करे। अबीर जैसे जैसे नैना की बात सुनता उसके एक्सप्रेशन बदल जाते, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर नैना पर गुस्सा करे। अबीर के उससे हल्का डांट कर कहा, बकवास बंद करो अपनी, मेरी पहली पत्नी। अबीर ने इतना कहा ही था कि गुड़िया कार में बैठी हुई बोली, बापू सा चलिए ना, हमें बोर हो रहा है। गुड़िया की बात सुनकर और उसकी मासूम शक्ल देखकर अबीर ने गाड़ी शुरू कर दी, पर उसने तय कर लिया था कि वो नैना की गलतफहमी मिटाकर रहेगा। सिंह हवेली में चंद्रशेखर जी समर्थ के साथ कुछ फाइल पढ़ रहे थे। तभी उनके कानों में मीठी आवाज आई, नाना जी। ये सुनकर उन दोनों ने सामने देखा तो उन सब के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। गुड़िया दौड़ते हुए उनके पास आई। समर्थ ने आगे आकर उसे अपनी गोद में उठाकर दुलारते हुए बोला, अरे वाह, मामू की गुड़िया आ गई। ये कहकर उसने उसके गालों पर किस कर दिया। बदले में गुड़िया ने भी उसके गालों पर किस करते हुए पूछा, मामू क्या आपको मेरी याद नहीं आती? समर्थ कुछ कहता उससे पहले किचन से शोभा और वंदना जी बाहर आए। अरे क्या गुड़िया,
मेरी बच्ची आई है। समर्थ ने गुड़िया को गोद से नीचे उतारा तो गुड़िया सबके पास जाकर उनके पाँव छू लेती है। चंद्रशेखर जी ने हैरानी से पूछा, बच्चा, तुम्हें ये किसने सिखाया? और तुम यहाँ अकेले आई हो क्या? चंद्रशेखर जी को उसकी चिंता हुई। गुड़िया कुछ कहती उससे पहले दरवाजे से आवाज आई, हम लेकर आए हैं। सब ने दरवाजे पर नैना और अबीर को देखा तो थोड़े हैरान हुए। नैना ने हाथ जोड़कर पूछा, अंदर आने की इजाजत है? इस पर सब ने चंद्रशेखर जी की तरफ देखा जैसे उससे इजाजत ले रहे हो। चंद्रशेखर जी ने हाँ में सर हिलाया। नैना और अबीर अंदर आए और सबके पैर छूकर सभी के बीच बैठ गए। शोभा ने नैना से पूछा, वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी है। वक्त पर आकर काका सा और समर्थ भाई सा ने जो बचाया। चंद्रशेखर जी ने कड़क मिजाज से बोले, राजस्थान की इज्जत का सवाल था इसलिए किया। चंद्रशेखर जी नहीं चाहते थे कि नैना ये समझे कि उन्होंने किसी रिश्ते के चलते ये किया है। गुड़िया ने चंद्रशेखर जी के गले में हाथ डालकर मासूम आवाज में कहा, नानू थैंक यू, आप ग्रेट हो। आपको पता है हम मासा के बिना रह नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ जो आपने इन्हें बचाया, ये कहकर वो चंद्रशेखर जी के गालों पर किस कर देती है। चंद्रशेखर जी गुड़िया की इस हरकत पर पिघल जाते हैं। तभी वंदना ने नैना से पूछा, जी, वैसे आज आप सब यहाँ अचानक? कोई खास वजह? अबीर ने गुड़िया की तरफ देखकर कहा, ये तो आपको मेरी बेटी बताएगी। कहकर उसने नैना के हाथ से मिठाई की थाली लेकर गुड़िया से कहा, गुड़िया ये लो। गुड़िया को तो पहले ही नैना ने सब कुछ सिखाया था। वो फटाफट से अबीर के पास आई और मिठाई की थाली में से एक एक मिठाई पूरे सिंह परिवार को खिलाया। समर्थ ने उससे पूछा, मेरी बच्ची ये किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? मामू सा, हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। कल हमारा जन्मदिन है और आप सबको आना है। गुड़िया ने कमर पर हाथ रखकर ऑर्डर देते हुए कहा। पर सब खामोश हो गए क्योंकि शेखावत हवेली वो सब कभी नहीं जाएंगे। सबको शांत देखकर अबीर में नैना से धीरे से कहा, लो ये सब तो ऐसे शांत हुए जैसे कोई सांप सूंघा हो। मेरी मानो चलो चलते यहाँ से, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। नैना ने अबीर से कहा, जहाँ मर्द की सोच खत्म होती है वहां से औरतें सोचना शुरू करती है। आप खामोशी से सब कुछ देखिए मिस्टर शेखावत। अबीर ने नैना को आंखें छोटी करके देखा, आखिर तुम क्या करने वाली हो? नैना ने कुछ नहीं कहा, सामने देखने लगी। गुड़िया ने चंद्रशेखर जी के पास जाकर कहा, मेरे अच्छे नानू, मेरे प्यारे नानू, आप आएंगे ना? मैं आपका इंतजार करूंगी और फिर ही केक काटूंगी। प्लीज ना मान जाइए, कल हमारा जन्मदिन है। गुड़िया बहुत प्यार से उनको मना रही थी। चंद्रशेखर जी ने गुड़िया की मासूम शक्ल को देखा तो उन्हें बीती याद आई, जहां उनकी बेटी मान्या ऐसे ही उनसे अपनी सारी बातें मनवाती। आज अपनी नाती में अपनी बेटी की झलक देखकर चंद्रशेखर जी अंदर से बहुत खुश हुए। शोभा जी ने चंद्रशेखर जी से हिम्मत करते हुए कहा, गुड़िया कुछ कह रही है, मान जाइए। चंद्रशेखर जी ने शोभा की तरफ एक नज़र देखा और फिर अबीर से कहा, अपनी बेटी की जिद की वजह से हमने शेखावत से अपना मुंह मोड़ लिया था, पर आज अपनी उसी बेटी की परछाई अपनी गुड़िया की वजह से तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अबीर अंदर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि चंद्रशेखर सिंह अपने गुस्से और अपने उसूलों के इतने पक्के आदमी, जिन्हें शेखावत परिवार कई बार माफी मांगकर और उन्हें मनाते हुए थक गया था, आज वो इतनी जल्दी चुटकियों में मान गए। नैना के होठों पर एक छोटी सी जंग जीतने वाली मुस्कान थी। गुड़िया ने चंद्रशेखर जी को कस के गले लगाकर कहा, नानू आप बेस्ट हो, आप जरूर आना, हम खूब सारी मस्ती करेंगे। चंद्रशेखर जी ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अभी और भी मिठाई खिलानी होंगी। इस पर नैना ने मिठाई की थाल वंदना को पकड़ाते हुए बोली, ये हम आप सब के लिए ही लाए थे। वंदना ने वो थाली एक नौकर के हाथों अंदर रखवा दी। शोभा ने अबीर से कहा, अबीर बेटा दोपहर का खाना खाकर जाओ। अबीर मना करते हुए बोला, नहीं काकी सा, हमें काम है। अबीर सिंह शेखावत खाना खाकर जाओ,
क्योंकि हमें अभी गुड़िया के साथ और वक्त बिताना है। कहकर चंद्रशेखर जी गुड़िया को अपनी गोद में लेकर अपने कमरे में बढ़ गए। अबीर ने मुंह बनाकर समर्थ से कहा, वो ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे। समर्थ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है, अभी तो मासा ने प्यार से कहा, पर तुमने मना कर दिया, इसलिए बाबा सा तुमसे सख्ती से पेश आते हैं। नैना ने समर्थ और अबीर से कहा, आप लोग बैठकर बातें करें, हम चले काकी सा और भाभी सा के साथ अंदर। शोभा और वंदना जी ने नैना को सिंह हवेली दिखाई और दोपहर का अच्छा सा लंच हुआ। इसी दौरान गुड़िया ने सबको इंग्लिश में बातें करके चौंका दिया। शोभा जी ने नैना से कहा, तुम्हारे आने से सच में गुड़िया को मां मिल गई, वरना हमें तो डर था कि ना जाने आगे गुड़िया का भविष्य कैसा होगा, पर तुमने तो उसे काबिल बनाने की तैयारी कर ली। गुड़िया ने शोभा जी से कहा, नानी सा हमारी माँ सा बेस्ट है। शोभा जी ने उसकी खूब सारी बलाएं ली। इसी के बाद नैना और अबीर शाम के 5 बजे तक सिंह हवेली से चले गए। शाम के वक्त हवेली में लाइटिंग का काम हो गया था। ताऊ सा ने सब कुछ देखते हुए कहा, अरे वाह, सब कुछ काफी बढ़िया लग रहा है। देवकी जी बोली, हाँ, अध्ययन मिराक्ष बाली इन सब ने काफी मेहनत की है। दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कल चंद्रशेखर सिंह अपने परिवार के साथ खुद यहाँ आने वाले हैं। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नैना ने कर दिखाया, अब बस कल का इंतजार है। वही कमरे में नैना सारे कपड़ों को बहुत सलीके के साथ कपबोर्ड में जमा रही थी। नैना ने अबीर से कहा, आइए और बताए कल क्या पहनने वाले हैं आप, हम उन्हें अभी दे अलग कर सारे कपड़े जमा देंगे। अबीर वही काउच पर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसने नैना को जवाब में कहा, तुम अपनी पसंद से कोई भी कपड़े निकाल दो, मुझे जरूरी काम है। नैना ने अबीर को देखा, वाकई में वो व्यस्त लग रहा था। नैना ने अबीर के सारे कपड़े देखे और सोचते हुए खुद से बोली, घर पर कल मेहमान होंगे और कुछ गांव वाले जो इन्हें हुकुम सा कहेंगे, पर कल बर्थडे पार्टी है, ऐसे में क्या निकालूं जिससे ये हुकुम सा भी लगे और बर्थडे पार्टी के हिसाब से कपड़े हो जाए। नैना ये सब सोचने के बाद एक वाइट कलर की शर्ट निकालती है और ब्लू कलर की पैंट के साथ ब्लू कोट। नैना ने खुद से कहा, कल मेरे हिसाब से तैयार होंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी कल गुड़िया का बर्थडे है, इन्हें एक अच्छा डैड बनना है, कहकर उसने अबीर के कपड़े साइड में निकाल दिए। नैना ने फिर अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी और उससे मिलते जुलते गहने निकाल लिए। नैना ने बाकी के कपड़े सही से लगा रही थी कि उसे अपनी माँ के साथ बिताया हुआ वक्त याद आ गया। नैना, तुझसे कितनी बार कहा है कि अपने कपड़े सही से रखा कर, पर तू कुछ सुनती नहीं है, बल्कि ठीक से रखे गए कपड़ों को भी खराब कर देती है। सुमन जी ने नैना की डांट लगाकर कहा, माँ, ये सिर्फ कपड़े ही तो है, पहना धोया और रख दिया और जिसे पहनना हो उसे एक बार प्रेस कर दिया, इनमें अपना क्यों ध्यान देना। नैना ने मुंह बनाकर कहा, हाँ बेटा, अभी तो तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन ससुराल पहुंच जाएगी उस दिन ये सारे काम बिना बोले करने होंगे। सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने पति के कपड़े भी अच्छे से रखने होंगे। सुमन जी ने एक बार फिर उसके कपड़े तय करते हुए कहा, जब ससुराल जाऊंगी तब देखा जाएगा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कहकर नैना कॉलेज बैग लेकर चली जाती है। नैना, नैना, अबीर ने नैना को पुकारते हुए कहा। अबीर के पुकारने से नैना अपने ख्यालों से बाहर आई और सर उठाकर देखा। अबीर ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? नैना के होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने अबीर से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप अपने कपड़े देख ले, क्या ये चलेंगे? अबीर ने अपने सूट के तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, कपड़ों में तुम्हारी चॉइस अच्छी है। नैना ने अब कपबोर्ड बंद कर दिया और बेड पर आकर कंधे की मसाज करने लगी। अबीर ने उससे पूछा, क्या ज्यादा दर्द है? नैना ने कहा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा दर्द है। अबीर उसके पीछे बैठते हुए बोला, अभी ठीक कर देता हूँ, कहकर उसने अपने हाथ नैना के कंधे पर रखे और उसे मसाज देने लगा। नैना को अब बहुत अच्छा लग रहा था।
नैना ने आंखें बंद किए हुए स्माइल के साथ पूछा, वैसे आप काफी अच्छा मसाज दे रहे हैं। वैसे इससे पहले कितनी औरतों को मसाज दिया है? अबीर के हाथ रुक गए और वो उसे घूरने लगा, पर इस बात से अनजान नैना बोली, अरे रुके क्यों, दबाइए। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आपने अपनी पहली पत्नी की सेवा की थी या नहीं। अबीर को याद आया कि नैना को उसे लेकर क्या गलतफहमी है। अबीर ने उसकी मसाज करते हुए कहा, हाँ, की है। जब वो सीढ़ियों से गिरी थी तब की उसकी सेवा, उसे गुंडों से बचाया। और अब उसे मसाज दे रहा हूँ। नैना को ऐसा लगा जैसे वो अबीर अपनी पहली पत्नी के बारे में नहीं, उसके बारे में बात कर रहा है। नैना ने उससे कहा, अबीर जी, मैं आपकी पहली पत्नी के बारे पूछ रही। अच्छा, छोड़िए ये सब। ये बताए कि उनका नाम क्या था। अबीर के होठों पर एक स्माइल आ गई जिसे नैना देख नहीं पाई। अबीर पीछे से उसके कान में जाकर प्यार भरी आवाज में बोला, मेरी पहली पत्नी का नाम नैना अबीर सिंह शेखावत है। ये सुनकर नैना के हैरानी से अपनी आंखें खोली और पलटकर अबीर को देखने लगी। अबीर उसके बहुत करीब था। सिर्फ एक उंगली का फर्क था दोनों के होठों के बीच। नैना ने अबीर से पूछा, क्या सच में? तो फिर गुड़िया किसकी बेटी है? अबीर अब सीधे बैठे गया और पूछा, पहले ये बताओ कि ताऊसा ने तुम्हें क्या क्या बताया है। नैना ने सोचते हुए उस दिन को याद किया जब ताऊसा ने उसे गुड़िया के बारे में बताया। नैना ने अबीर को बताते हुए कहा, उनके कमरे में आपकी तस्वीर है और साथ ही एक औरत की। ताऊसा ने बताया कि गुड़िया उनकी बेटी है। अब जाहिर सी बात है, तस्वीर आपकी है तो गुड़िया आपकी ही बेटी हुई। अबीर ने नैना के सर पर चपत लगाकर कहा, बेवकूफ, वो मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई सा की तस्वीर है। क्या? नैना ने हैरानी से कहा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अबीर ने उससे कहा, तुमने तस्वीर देख ली, पर कम से कम ताऊसा से नाम तो पूछ लिया होता। पर अबीर जी, वो तस्वीर तो बिल्कुल आपकी ही लग रही थी। नैना आश्चर्य से बोली, बेशक लगेगी, क्योंकि मैं और मेरे भाई सा जुड़वा भाई थे। उनका नाम कबीर सिंह शेखावत था और उनकी पत्नी का नाम मान्या सिंह, जो कि चंद्रशेखर काका सा की बेटी है। अबीर ने उसे सब बताते हुए कहा। नैना की आंखें बड़ी हो गई, उसने मन ही मन कहा, अच्छा, तस्वीर के पीछे ये राज छिपा है। अबीर ने उससे पूछा, तुम इतने वक्त से घर में हो, क्या तुम्हें घर वालों ने कुछ नहीं बताया? नैना ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, जब मैं पूछती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि वक्त आने पर पता चल जाएगा, या ये कहते हैं कि अबीर तुम्हें सच बताएगा, तुम उसी से सुन लेना। तो आप ही बताए, मुझे कैसे पता होगा इन सब के बारे में? ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पत्नी को स्वर्गवासी बना दो। अबीर ने नैना को टोंट मारा। नैना को याद आया कि उसने सुबह अबीर की पहली पत्नी बोलकर उसे स्वर्गवासी कहा था। नैना को लगने लगा था कि वो वाकई में बेवकूफ है। अबीर बस उसकी शक्ल देख रहा था। नैना के होठों पर अगले ही पल बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो बोली, इसका मतलब मुझे 2 एंडी हैंड दूल्हा नहीं मिला है, बल्कि 1 सेंट हैंड मिला है। अबीर की भौहें सिकोड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा 2 एंडी और 1 सेंट हैंड से? नैना ने उसे समझाते हुए कहा, 2 एंडी हैंड मतलब इस्तेमाल किया हुआ और 1 सेंट हैंड मतलब नया फ्रेश। अबीर उसकी डबल मीनिंग बातें बहुत अच्छे से समझ रहा था। नैना ने उससे कहा, मैं तो पछतावा कर रही थी ये सोचकर कि एक तो बड़ी उम्र का आदमी और 2 एंडी दूल्हा, न जाने मेरी किस्मत कैसी है। पर नहीं, आप तो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ये कहकर नैना अबीर को देखने लगी तो देखते रह गई, क्योंकि अबीर बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। नैना को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है, इसलिए वो जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबीर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या कहा तुमने? सिर्फ तुम्हारा, इसका मतलब क्या है? नैना ने अबीर से हाथ छुड़वाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं अबीर जी, कुछ भी तो नहीं। नैना की हालत अंदर से खराब हो रही थी और अबीर ने उसे एकदम से अपनी तरफ खिंचा तो नैना सीधा अबीर की गोद में आ गई। अबीर जी, कोई आ जाएगा। नैना ने घबराई आंखों से कहा। वो अबीर को और भी प्यारी लग रही थी।
अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मतलब तो जरूर है नैना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे हैंडसम लुक पर फिदा होने लगी हो? काफी दिनों से नोटिस किया है कि तुम्हें जलन भी हो रही है आजकल दूसरी लड़कियों से। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, जले मेरी जूती? जूती क्यों? सर से लेकर पांव तक तुम जेल्स हो, अबीर ने शरारती अंदाज में कहा। नैना ने गुस्से में अबीर को धक्का दिया जिससे अबीर बेड पर लेट गया। नैना उसके ऊपर आ गई। अबीर हैरानी से उसे देखने लगा। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हूँ मैं जेल्स। क्या कर लेंगे आप? अबीर के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। मिस्टर अबीर सिंह शेखावत, अब तक मुझे लग रहा था कि आप दो एंडी हैंड दूल्हे हैं, इसलिए मैंने ज्यादा जाहिर नहीं होने दिया। पर अब जब मुझे पता चल चुका है कि आप एक सेंट हैंड है, तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद आपके आसपास कोई लड़की नजर नहीं आनी चाहिए और नहीं आप किसी लड़की के पास नजर नहीं आनी चाहिए सिवाय अपनी बहनों के, वरना मैं नैना सिंह शेखावत आपका वो हाल करूंगी कि आपके राजस्थान के चिलकौवे भी नहीं पहचान पाएंगे। नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अबीर को धमकाया। अबीर नैना का ये रूप देखकर पूरी तरह हैरान था। पहली बार किसी लड़की ने उसकी आंखों में देखकर उसे धमकाया। नैना उठकर जाने लगी तो अबीर ने उसे पकड़कर अपने नीचे कर लिया। छोड़िए मुझे, नैना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे? पहली बार किसी की हिम्मत हुई मेरे आंखों में देखकर मुझे धमकाने की। क्या समझूं मैं इसे? यही कि तुम अपना हक जता रही हो? अबीर ने नैना के हाथ बेड पर दबाते हुए कहा। हाँ, जताया है। क्या कर लेंगे? अपनी चीजों पर हक जताना बुरा नहीं, नैना ने एटीट्यूड में कहा। थोड़ा हक मैं भी जता लेता हूं, अबीर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा और फिर अपने होंठ नैना के होंठ से जोड़ लिया। इस एक पल में नैना के अंदर अबीर को लेकर जो गुस्सा था वो सब गायब हो गया। अबीर बड़े सॉफ्टली उसे चूमे जा रहा था। नैना आंखें बंद किए हुए सब कुछ महसूस कर रही थी। अगले दिन नैना अबीर गुड़िया तीनों ही मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। नैना को देखकर एक पंडित जी ने कहा, काफी कुछ बदलने वाला है। मतलब हम कुछ समझे नहीं, नैना ने पूछा। अबीर गुड़िया को मंदिर की घंटियां बजाने लेकर गया था। गुड़िया खूब मजा कर रही थी। वही पंडित जी ने नैना की माथे की लकीर देखकर कहा, क्या बदलाव होंगे ये वक्त बताएगा। पर धैर्य, बुद्धि, शांति और विश्वास के साथ आने वाले वक्त का सामना कर सको तो विजय तुम्हारी होंगी। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले गए। नैना परेशान सी पंडित जी की बातों के बारे में सोचती रह गई। अबीर उसके पास आया और पूछा, घर चले? नैना ने हाँ में सर हिलाया और हवेली आ गई। हवेली में इस वक्त ताऊसा के दोनों भाई अपने परिवार के साथ मौजूद थे। रणविजय शेखावत और देवेंद्र शेखावत पहले तो यहां आना नहीं चाहते थे, पर एक कबीर की बेटी के लिए वो सभी यहां पर आए। दिग्विजय जी ने अपने भाइयों से कहा, एक बार बहू को देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। देवेंद्र शेखावत ने मुंह फुलाते हुए कहा, महल में क्या हुआ है? किसी से कुछ छिपा नहीं है। वो लड़की केतकी और मासा से इतनी बदतमीजी से पेश आती है और आप है कि उसका साथ देते हैं। देवेंद्र जी की बातों में शिकायत और नाराजगी साफ झलक रही थी। दिग्विजय जी समझ गए कि उनकी मासा ने दो भाइयों को नैना के खिलाफ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। तभी अंदर नैना अबीर आए। अबीर ने अंदर आते ही सबके पैर छू लिया। फिर नैना ने भी अबीर की बात मानकर वही किया। रणविजय जी ने नैना को देखकर तंज कसते हुए कहा, तो तुम ही हो जिसने दुल्हन को भगाया? नैना ने सर झुका लिया। वो हर बार सबको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। देवेंद्र जी ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगा शेखावत परिवार तुम्हें छोड़ देगा? ये तुम्हारी भूल है। तभी अबीर ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, सही कहा काका सा आपने, मैं नैना को नहीं छोड़ूंगा। कहकर उसने नैना को देखते हुए कहा, अगर इसे छोड़ दिया तो हम सब एक अच्छी बहू, बेटी, भाभी और माँ बो देंगे और इसका खामियाजा शेखावत परिवार जिंदगी में कभी नहीं चुका पाएगा। नैना अबीर को देखने लगी। एक बार अबीर ने उसके परिवार के सामने आवाज उठाई। तभी केतकी बुआ आते हुए बोली, तुमने पत्नी नहीं कहा, क्या ये लड़की अच्छी पत्नी नहीं है? तभी दादी सा बोली,
अरे, अब भी कोई देर नहीं हुई है। सुना है भूपेंद्र अपनी लड़की को लेकर वापस आ गया है। अद्रिका इस घर के लिए और अबीर के लिए सही रहेगी। उनकी बातों से दिग्विजय जी और अबीर को गुस्सा आया। अबीर कुछ कहता उससे पहले नैना ने दादी सा से कहा, जरूर दादी सा, आज की इस शाम में मैंने महिला सुरक्षा मंडल को बुलाया है। आप ये बात उनके सामने कहिएगा। उनकी बात सुनकर दादी और केत की बुआ की आंखें बड़ी हो गई। पिछली बार महिला सुरक्षा संगठन के सामने नैना ने उनसे खूब अपनी सेवा कराई थी। रणविजय जी ने नैना से गुस्से में कहा, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? अबीर ने कहा, ताऊ सा, मेरी पत्नी के सामने उसके पति को किसी और के साथ शादी करने के लिए कहा जा रहा है। ये बात क्या आपको दिखाई नहीं दी? नैना ने सिर्फ अपने हक की बात की है और ये कहकर उसने साबित कर दिया है कि वो एक अच्छी पत्नी है। अबीर ने नैना को अंदर जाने का इशारा किया। नैना सर झुकाए किचन में चली गई। तभी देवेंद्र जी ने अबीर से कहा, अपनी पत्नी को इतनी ज्यादा छूट देकर तुम गलती कर रहे हो। अबीर ने कहा, काका सा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमने यहाँ खुशियां मनाने आप सब लोगों को बुलाया है। मैं आज के दिन कोई तमाशा नहीं चाहता। इतना कहकर अबीर वहां से चला गया। किचन में इस वक्त फर्श पर बैठे सभी मिठाइयां बनाने में व्यस्त थे। नैना ने मीरा देव की और श्री का धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू सो मच कि आप सब ने हमारी मदद की और हमें ये मिठाइयों से भरी मोहनथाल बनाना सिखाया। नैना अपने मिठाइयों की कुछ तस्वीरें लेने लगी। तभी अध्ययन ने वहां आकर देवकी जी से कहा, बाहर सभी खाने का इंतजाम हो गया है। अगर इस किचन में किसी चीज की कमी है तो बताइए, हम देख लेते हैं। देवकी जी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, सब हो गया है। अगर कुछ जरूरी रहा तो हम जरूर कहेंगे। अध्ययन जाने को हुआ तो मीरा ने उसे आवाज देकर कहा, अध्ययन जी रुकिए। अध्ययन मुड़ा और सख्ती से मीरा को देखने लगा। मीरा ने नैना से कहा, भाभी सा, आपने ये मोहनथाल बना तो ली है, पर इसे टेस्ट भी तो कराए कि इसका स्वाद कैसा है। अध्ययन जी को मिठाई तो खिलाए। नैना को उसका आइडिया अच्छा लगा तो उसने एक पीस अध्ययन को खिलाते हुए पूछा, कैसा है? अध्ययन ने टेस्ट करते हुए कहा, काफी अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरी प्यारी भाभी सा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। पर ये बताओ कि सारे तोहफे आ गए हैं जो हमने मंगाए थे? ट्रक आ रहा है। अध्ययन ने इतना कहा ही था कि बाहर गाड़ी की आवाज आई और अध्ययन बाहर चला गया। भाभी सा, क्या आपने ट्रक भरकर तोहफे मंगाए हैं? श्री ने पूछा। हमने तोहफे मंगाए थे। ट्रक भरकर तोहफे मंगाने का आइडिया अबीर जी का था, नैना ने जवाब में कहा। मतलब? देवकी जी ने पूछा। अबीर जी बोले कि मेरी बेटी का फंक्शन धूमधाम से होना चाहिए। पार्टी में आने वाले बच्चों के लिए तोहफे है और पार्टी में गेम जीतने वाले बच्चों के लिए तोहफे है और साथ ही बाकी के तोहफे अनाथ आश्रम जाएंगे। नैना ने सब कुछ डिटेल में बताया। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई अबीर गुड़िया से बहुत प्यार करता है। तभी मीरा ने श्री से पूछा, वैसे ये गुड़िया का कोई नाम तो होगा? प्यार से गुड़िया तो हम उसे बुलाते हैं, पर जो केक बनाया है उस पर नाम क्या लिखना है? इस पर श्री कुछ कहती उससे पहले नैना बोली, उसका नाम प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा अबीर सिंह शेखावत। केत की बुआ और दादी सा कमरे में आई। दोनों ही काफी गुस्से में थी। नैना ने सबके सामने उन्हें महिला सुरक्षा संगठन के नाम से डराकर बेइज्जती की थी। केत की बुआ ने कहा, आज की पार्टी में हम अबीर और अद्रिका को कबीर लाकर रहेंगे। दादी सा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, पर उसके लिए हमें अद्रिका को अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि हम इस नैना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शाम का वक्त। पार्टी में सभी मेहमान आना शुरू कर चुके थे। शेखावत परिवार उनका स्वागत कर रहा था। दिग्विजय जी ने भूपेंद्र जी, उनकी पत्नी सविता और बेटी अद्रिका का स्वागत किया। अद्रिका ने दिग्विजय जी से पूछा, अबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है, दिग्विजय जी ने कहा। अद्रिका ने सर हिला दिया। अद्रिका ने यहाँ वहां नजर घुमाई और प्रतिष्ठा को अपनी गोद में लिया। अद्रिका बुआ, प्रतिष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा।
बुआ सुनकर अद्रिका का मुंह बन गया और उसने कहा, बुआ नहीं हूं तुम्हारी, तुम मुझे आंटी बोला करो। अद्रिका आंटी। प्रतिष्ठा ने ना में सर हिलाकर कहा, मासा ने कहा है कि मैं बाकी की लड़कियों को बुआ कहूं, वो सब मेरी बापूसा की बहन लगती है, सिवाय मासा को छोड़कर। ये सुनकर अद्रिका हैरानी से मन में बोली, क्या बात है नैना, तुमने तो सारी तैयारी कर ली है, पर अफसोस इस खेल में तुम्हारे जैसी कच्चे खिलाड़ियों को मैं चुटकी में मात दे दूंगी। अद्रिका ने प्रतिष्ठा को आखिरकार आंटी बोलने के लिए मना लिया। वहीं ऊपर कमरे में अबीर ने नैना को देखा जो नीले कलर की साड़ी में बहुत खिल रही थी। हाथों की चूड़ी, मांग का सिंदूर, पैर की पायल, गले का मंगलसूत्र सब कुछ अबीर के नाम का था। अबीर ने नैना के पास गया जो कान में झुमका पहन रही थी। अबीर ने उसकी मदद करते हुए कान का झुमका पहनाया और बोला, जल्दी करें, नीचे सब आ गए होंगे। जानती हूँ, सब कुछ तैयार है और ये झुमका आपने पहना दिया तो जल्दी हो गया। कहते हुए नैना ने उसे सर से पांव तक देखा और तारीफ करते हुए बोली, अच्छे लग रहे हैं। मैं हूँ ही अच्छा, बस तुम देखती नहीं हो मुझे। कहते हुए अबीर साइड से जाने लगा तो नैना ने उसकी बाजू पकड़कर उसे फिर अपने सामने किया और पूछा, अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अबीर ने मन ही मन कहा, हमेशा की तरफ बेहद खूबसूरत। और फिर उसने नैना से पूछा, देख लो आईने में कैसी लग रही हो, मुझसे क्यों पूछना। अबीर ने जानबूझकर कहा। अबीर जी, जब कोई पत्नी पूरी मेहनत से 2 घंटे लगाकर तैयार होए तो आपको नहीं लगता कि उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। नैना ने मुंह बनाकर कहा। तारीफ करने से पत्नियां सर पर चढ़ जाती है, उसका क्या? फिर पतियों को सरदर्द लेकर घूमना पड़ता है। अबीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। खुद के लिए सिर्फ दर्द सुनकर नैना उससे नाराज हो गई। आप और आपकी ये बातें, तकियानुसी बातें हमेशा मेरा मूड खराब कर देती है। फिलहाल मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे आपसे लड़कर अपना समय नहीं बर्बाद करना। कहते हुए नैना वहां से चली गई। अबीर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चला गया। आजकल उसे नैना को तंग करने में मजा आने लगा था। अबीर और नैना नीचे आए तो अद्रिका अबीर के पास आते हुए बोली, हाय अबीर, तुम तो काफी हैंडसम लग रहे हो। अबीर ने तिरछी नजरों से नैना को देखा जिसने प्रतिष्ठा को पकड़ा हुआ था। अबीर ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए अद्रिका से कहा, थैंक यू सो मच अद्रिका, और तुम भी किसी से कम नहीं लग रही हो। इतना कहकर अबीर पास ही पड़े फ्लावर पोट में से एक फूल अद्रिका की तरफ बढ़ाया। अद्रिका तो तारीफ सुनकर खुश हुई और अबीर उसे फूल दे रहा था, ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वही नैना अबीर की सब हरकत पर नोटिस कर रही थी। अबीर ने उसे सरदर्द कहा और यहाँ अद्रिका को फूल दिया जा रहा है। नैना प्रतिष्ठा को वहां से लेकर चली गई। अबीर भी उसके पीछे जाने लगा तो अद्रिका ने उसे रोकते हुए कहा, अबीर मुझे तुमसे बात करनी है। अबीर ने मना करते हुए कहा, आज नहीं अद्रिका, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, मेरा सारा समय उसका है। कहकर अबीर चला गया। अद्रिका अकेली खड़ी थी कि उसके पास दादी सा और केतकी बुआ आ गई। वही अध्ययन मेहमानों के लिए चेयर लगाने में व्यस्त था। मीराक्ष ने उससे कहा, भाई सा आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी के काम मैं देख लेता हूँ। अध्ययन ने लंबी सांस लेकर कहा, थैंक यू सो मच, मैं अभी आया। कुछ देर बाद अध्ययन पीले कलर के शर्ट और ब्लैक पैंट में बाहर आया। बाली ने उसकी तारीफ में कहा, वाह अध्ययन भाई सा, आप तो खिल रहे हैं, बिल्कुल लिली के फूल की तरह। अध्ययन हल्का सा शर्माते हुए बोला, अच्छा ये बताओ सिंह परिवार आ गया? तभी वहां नैना आ गई और बोली, बाली भाई सा, हमें आपसे काम है। कैसा काम हुकुम रानी सा, बताइए, हम अभी कर देते हैं। बाली ने कहा। नैना ने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, ये जरूरी काम है और याद रहे इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आपके हुकुम सा को भी नहीं। तभी अध्ययन ने कंफ्यूज होकर पूछा, भाभी सा ऐसा कौन सा काम है? नैना ने अध्ययन, मीराक्ष और बाली को कुछ बताया। मीराक्ष ने हैरानी से पूछा, क्या सच में ये करने वाले हैं? मीराक्ष को यकीन नहीं हुआ कि नैना ऐसा भी कुछ करेगी। नैना ने कहा, हाँ हम ये करेंगे, और जिसने मना किया उनसे कहना हुकुम रानी सा की आज्ञा का पालन करे। वो तीनों धीरे धीरे बातें कर ही रहे थे कि वहां अबीर आ गया। क्या खिचड़ी पक रही है भाभी देवर में?
अबीर की बातों से सब घबरा गए। बाली ने घबराते हुए पूछा, हुकुम सा आप? अबीर ने एबरो उचकाकर पूछा, क्या चल रहा है बाली? बाली ने मना करते हुए कहा, कुछ नहीं हुकुम सा, बस बर्थडे में कौन सा गाना बजेगा और कौन सा खेल होगा यही बात कर रहे थे। अबीर की आंखें छोटी हो गई। क्या सच में? अबीर शक कर रहा था कि किसी ने खबर दी कि सिंह परिवार वहां आया है, जिससे अबीर का ध्यान टूटा और वो उस तरफ देखने लगा। दरवाजे पर सिंह परिवार था। चंद्रशेखर जी का मन अब भी डगमगा रहा था। शोभा जी ने अपने पति से कहा, चलिए अंदर चलते हैं। चंद्रशेखर जी ने लंबी सांस लेकर कहा, जो कुछ हुआ है मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। सिंह परिवार का चेहरा उतर गया। वही दिग्विजय जी के भाई देवेंद्र ने उनसे पूछा, ये चंद्रशेखर सिंह यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी नवासी के जन्मदिन पर आए हैं, दिग्विजय जी ने कहा। कमाल है, इतने सालों बाद नवासी के जन्मदिन पर आए, रणविजय जी ने तंज कसते हुए कहा। दिग्विजय जी अपने भाइयों को इग्नोर कर दरवाजे पर चंद्रशेखर जी के पास आए। आप सब खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। सब चंद्रशेखर जी को देखने लगे, क्या वो अंदर आएंगे? तभी एक प्यारी आवाज आई, नानू सा। सब ने उस तरफ देखा तो छोटे से फ्रॉक में गुड़िया खड़ी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। चंद्रशेखर जी की नाराजगी अब मुस्कान में बदल गई। वो सब के साथ अंदर आ गए। तो क्या प्लान बनाया नैना ने? चंद्रशेखर जी क्या भूल नहीं पा रहे हैं? कैसा होगा अबीर नैना का नोक-झोंक का सफ? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय डेविल हुकुम सा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, रिव्यू देना ना भूले। चंद्रशेखर जी प्रतिष्ठा को गोद में लेकर अपने परिवार के साथ अंदर आए। दिग्विजय जी ने चमकती आंखों के साथ नैना को देखा और खुद से कहा, ये लड़की वाकई में कमाल की है। इसके आने से घर की खुशियां लौट रही है। शोभा जी और देवकी जी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। वंदना गर्भवती थी, इसलिए श्री और नैना ने उसे आराम से बिठाया और सबसे पहले उसे कुछ खाने को दिया। समर्थ अबीर और उसके भाइयों के पास गया। दिग्विजय जी चंद्रशेखर जी के पास आकर बोले, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। चंद्रशेखर जी ने थोड़ा रूखे स्वर में कहा, मैं यहाँ अपनी प्रतिष्ठा के लिए हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दिग्विजय जी का मुंह उतर गया। तभी प्रतिष्ठा ने दिग्विजय जी और चंद्रशेखर जी के गाल पर किस करते हुए कहा, पर मैं नानू और दादू दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। दिग्विजय जी ने चंद्रशेखर जी से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना गुस्सा भूल जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। चंद्रशेखर जी ने ठंडी आह भरी और कहा, मैं भूलना चाहता हूँ, पर मैं नहीं भूल पाता कि शेखावत परिवार मेरी बेटी की खुशियों का कातिल है। दिग्विजय जी मायूस हो गए। देवेंद्र जी ने कहा, चंद्रशेखर जी, कहने के लिए हमारे पास भी बहुत से शब्द हैं, पर। तभी दिग्विजय जी ने देवेंद्र से तुरंत रोकते हुए कहा, देवेंद्र, बस बहुत हो गया। आज की पार्टी में सारे मेहमान मौजूद हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं। देवेंद्र जी अपने भाई से नाराज हुए और अपने बड़े भाई रणविजय जी के साथ चले गए। दिग्विजय जी ने चंद्रशेखर जी से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी ने लंबी सांस लेकर कहा, गलतियां बहुत हैं, किन किन गलतियों के लिए मांगोगे माफी? दिग्विजय जी हताश हुए। तभी चंद्रशेखर जी ने आगे कहा, पर मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ करूंगा। दिग्विजय जी ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो चंद्रशेखर जी ने नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाग्य से बहुत अच्छी बहू मिली है, इसे संभाल कर रखना। इसका भरोसा मत तोड़ना। जो कुछ मेरी बेटी मान्य के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेटी भी इन सब को बर्दाश्त करे। दिग्विजय जी के होठों पर बड़ी मुस्कान आ गई। कुछ देर में केक काटा गया। प्रतिष्ठा ने सबसे पहले दिग्विजय जी की तरफ केक बढ़ाया तो चंद्रशेखर जी ने उससे कहा, गुड़िया मैं तुम्हारा नानू, पहले मुझे खिलाओ। नहीं गुड़िया, मैं तुम्हारा दादू हूँ, पहले मुझे। दिग्विजय जी ने कहा। इन दोनों की इस तू मैं को पार्टी में हर कोई देखकर परेशान हुआ। प्रतिष्ठा ने मुंह बनाकर कहा, बर्थडे मेरा है, पहले मैं खाऊंगी, कहकर वो सारा केक खा गई। उसकी इस हरकत पर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे।
केक के बाद नैना ने सबके बीच आकर कहा, अब वक्त है गेम का, तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ गेम हर कोई खेलेगा, बच्चे बूढ़े जवान सभी को ये गेम खेलना है। और गेम जीतने पर आपको मिलेगी ट्रॉफी। देवकी जी ने दिग्विजय जी से कहा, आप रहने दीजिए। ना जाने कैसा खेल होगा, कमर में चोट आ गई तो दिक्कत होंगी। दिग्विजय जी ने जोश में आकर कहा, अरे मैं आज भी जवान हूँ, अब तुम देखती जाओ मैं कैसे खेल जीतूंगा। देवकी जी ने हाथ सर पर मारकर कहा, आपसे कुछ कहना बेकार है। वही चंद्रशेखर जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपना घुटना संभाल के खेलना। शोभा जी ने उनसे मुंह बनाकर कहा, मेरे घुटने सही सलामत है, आप अपने हड्डियों की परवाह करें। देखते ही देखते वहां छोटी सी जंग शुरू हो गई थी। नौकरों ने बीच में काफी ढेर सारी कुर्सियां रखी थी। श्री ने सबसे कहा, ये म्यूजिकल चेयर का गेम है, गाना रुकते ही सबको अपनी सीट पकड़ लेनी है। जो नहीं बैठ पाया वो हार जाएगा। आगे चलकर धीरे धीरे कुर्सियां भी कम होती जाएगी, तो ध्यान से खेलिएगा। अद्रिका ने अबीर की तरफ देखा और सोचते हुए कहा, इस नैना की बच्ची ने क्या नौटंकी मचाई है, अब मैं अबीर जी को कैसे अपने करीब करूं। उसके लिए हम दोनों को हारना होगा। म्यूजिक शुरू हुआ, सभी लोग इस खेल को खेलने लगे। वंदना जी बैठकर सब कुछ देख रही थी। म्यूजिक की कमांड उनके हाथ में थी। तभी म्यूजिक रुका और सब अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लेते हैं। बाली ने झुंझुलाते हुए कहा, मिराक्ष भाई सा आप मेरी गोद में क्यों बैठे हैं। मिराक्ष ने इरिटेट होकर कहा, चुप कर, मैं आउट हो गया। कहते हुए मिराक्ष गेम से बाहर हुआ। मिराक्ष के साथ भूपेंद्र जी, रणविजय जी, देवेंद्र जी, केतकी बुआ, दादी सा समर्थ काफी लोग आउट हो गए थे। कुर्सियां कम कर दी गई और फिर गाना शुरू हुआ। नैना ने अबीर को देखा तो अबीर ने उससे इशारे में गेम पर ध्यान देने को कहा, पर जैसी ही म्यूजिक बंद हुआ इस बार अबीर और श्री आउट हो गए। नैना तो अबीर पर खूब हंसी, अद्रिका भी आउट होकर बाहर आ गई। केतकी बुआ ने अबीर की तरफ जूस का ग्लास बढ़ाया और कहा, अबीर, नैना ने ये जूस काफी अच्छा बनाया है, तुम पीकर देखो। अबीर ने सामने गेम को देखते हुए जूस पी लिया। दादी सा ने अद्रिका को इशारा किया तो अद्रिका मुस्कुराते हुए अबीर के पास आ गई। वही काफी सारे लोग हर राउंड में आउट होते जा रहे थे। अबीर नैना और गुड़िया के गेम को एंजॉय कर रहा था कि उसे अजीब सा फील होने लगा, तो वो एक्सक्यूज करते हुए हवेली के दूसरे हिस्से में आ गया। अद्रिका भी सभी की नजरों से बचते हुए अबीर के पास चली गई। केतकी बुआ ने सामने नैना की तरफ देखते हुए दादी सा से कहा, मासा अब हमें नई बहू अद्रिका के आने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दादी सा के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। नैना खेल में व्यस्त थी, तभी ना जाने क्यों उसके दिल में बेचैनी से होने लगी। उसने सामने की तरफ नजर किया तो अबीर नजर नहीं आ रहा था। नैना ने खुद से कहा, ये कहाँ चले गए। कहते हुए नैना रुक गई और उसकी कुर्सी पर मीरा आकर बैठ गई। ये क्या भाभी सा, आप आउट हो गई, श्री ने कहा तो नैना को होश आया। उसने देखा तो मीरा उसकी कुर्सी पर बैठ गई थी। नैना ने मीरा और श्री से कहा, प्रतिष्ठा का ख्याल रखना, मैं अभी आई। कहकर नैना गेम से बाहर हुई। केतकी बुआ ने नैना को आउट होकर अपनी तरफ आते देखा तो दादी सा से कहा, अरे ये तो यही आ रही है। दादी सा ने केतकी से कहा, इसे किसी काम के व्यस्त करना होगा। नैना मिराक्ष के पास आई और पूछा, अबीर जी कहाँ है। मिराक्ष ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, अभी तो यही थे। तभी केतकी बुआ ने नैना के पास आकर कहा, नैना, मासा के लिए खाना निकाल दो, उन्हें वक्त से दवाई भी लेनी होती है। नैना ने केतकी बुआ को देखा और कहा, जी बुआ सा, मैं अभी खाना निकाल देती हूँ, तब तक आप टेबल पर बैठे। कहकर नैना किचन में खाना निकालने चली गई। नैना किचन में खाना निकालते हुए कह रही थी, पता नहीं आजकल क्या होने लगा है मुझे, अबीर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मेरी ये बेचैनी मुझे परेशान कर रही है। वही कमरे में अबीर के सर पर नशा हावी होने लगा था। उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा था। अद्रिका ने अबीर को बेड पर बिठाया और फिक्र जताते हुए पूछा, अबीर क्या तुम ठीक हो। अबीर ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मेरा सर भारी क्यों हो रहा है। अबीर की आंखें काफी बार बंद हो रही थी।
अद्रिका ने उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, अबीर, चिंता मत करो, मैं यही हूँ। नैना, मुझे नैना चाहिए। नैना, नैना, कहते हुए अबीर भारी सांसें लेने लगा। अद्रिका ने नैना का नाम सुनकर चिढ़ते हुए मन ही मन कहा, इसे तो बेहोशी में भी नैना चाहिए, कहकर अद्रिका अपना दुपट्टा कंधे से सरकाने लगी। अद्रिका ने अबीर के पास बैठते हुए कहा, अबीर जी, मैं यही हूँ आपके पास। अद्रिका ने बिल्कुल नैना की अंदाज में कहा, जिस वजह से अबीर जो सोचने समझने के हालत में नहीं था, वो अद्रिका को नैना समझने लगा। नैना, तुम आ गई, कहते हुए अबीर ने उसका हाथ पकड़ा। अद्रिका में उसे नैना नजर आने लगी थी। अद्रिका ने अबीर का हाथ अपने गालों पर रखा और उसके करीब जाने लगी। कुछ घंटों में पार्टी खत्म हो गई थी। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अब सिर्फ परिवार के लोग ही घर में मौजूद थे। दिग्विजय जी ने पूछा, ये अबीर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? केतकी बुआ और दादी सा ने चोर नजरों से एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। सविता जी ने परेशान होकर पूछा, अद्रिका भी दिखाई नहीं दे रही है? देवेंद्र ने अध्ययन और मिराक्ष से कहा, देख क्या रहे हो, ढूंढो अबीर को। अध्ययन और मिराक्ष नौकरों के साथ अबीर और अद्रिका को ढूंढने लगे। नैना भी अध्ययन और मिराक्ष के साथ अबीर को ढूंढने लगी। अध्ययन एक कमरे के पास से होकर गुजरा तो उसे कुछ अजीब लगा। मिराक्ष ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू कबीर भाईसा के कमरे के बाहर क्यों रुका है? अध्ययन ने दीवार की कड़ी दिखाते हुए कहा, ये देख, सालों से ये कमरा बंद है, तो आज इसे किसने खोला? मिराक्ष ने देखा कि उस कमरे के कुंडी खुली हुई है। मिराक्ष ने धक्का दिया तो पता चला कि कमरा अंदर से बंद है। नैना ने तुरंत दरवाजा खटखटाकर कहा, अबीर जी, आप अंदर है? आप अंदर है अबीर जी, दरवाजा खोलिए अबीर जी। नैना के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अंदर मौजूद अद्रिका ने अपनी और अबीर की हालत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बाहर के शोर को सुनकर खुश होते हुए कहा, अब मैं बनूंगी मिसेज अद्रिका अबीर शेखावत, कहकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर अध्ययन और मिराक्ष ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नैना उनके बीच से निकल कर आई। अबीर जी, इतना कहने के बाद नैना के शब्द उसके मुंह में रह गए। अबीर के बदन पर उसका कुर्ता नहीं था। अद्रिका का दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे और कंधे से उसकी बाजू फटी हुई थी। अद्रिका ने अपने सामने तो वो भागकर नैना के गले लग गई। नैना, बचाओ मुझे, वो अबीर जी ने मेरे साथ, कहकर वो रोने लगी। नैना बेजान सी अबीर को देख रही थी। अबीर बिस्तर पर लेटा हुआ, उसे कोई होश नहीं था। अध्ययन ने जल्दी से अपना कोट निकालकर अद्रिका को पहनाया। मिराक्ष ने अबीर के पास जाकर उस पर पानी डालकर जगाया। अबीर भाईसा उठिए, अबीर भाईसा उठिए, गजब हुआ है। मिराक्ष के जगाने से अबीर होश में आया। क्या हुआ, कहते हुए अबीर ने अब भी अपना सर पकड़ लिया और सामने देखने लगा। अबीर ने आंखें छोटी कर नैना को देखकर उसे पुकारा, पर नैना वहां से चली गई। तभी मिराक्ष ने अबीर पर गुस्सा करते हुए कहा, भाईसा, ये क्या किया आपने? अध्ययन और मिराक्ष ने शर्म से अपनी नजर झुका ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। मैंने क्या किया? अबीर ने उससे पूछा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था और अद्रिका क्यों रो रही है। ये कहते हुए उसने अपनी हालत और अद्रिका की हालत पर नजर डाली। अबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। अद्रिका, मेरी बच्ची, कहते हुए सविता जी अंदर आई और उनके साथ पूरा परिवार वहां आया। सविता जी ने अद्रिका की हालत देखकर चौंकते हुए कहा, अद्रिका मेरी बच्ची, ये क्या हुआ, कहकर वो रोने लगी। दिग्विजय जी और भूपेंद्र जी को भी उम्मीद नहीं थी कि अबीर अद्रिका के साथ कुछ करेगा। अबीर ने सबके चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है जो आप देख रहे हैं। अबीर उन सब को बताना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। हवेली में पूरा परिवार मौजूद था। अद्रिका अपनी माँ के गले लगकर सिर्फ सुबक रही थी, जिस वजह से कोई उससे सवाल पूछ नहीं रहा था और ना तो अद्रिका को जवाब देना पड़ रहा था।
नैना एक कोने में सर झुकाए खड़ी थी। श्री ने उसे बाजू से पकड़ रखा था। अबीर अब सबके बीच मौजूद था। अबीर में दिग्विजय जी से कहा, ताऊ सा, यकीन करें हमारा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। हमारा सर एकदम से भारी हुआ और हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। हमें नहीं पता कि हम कब बेहोश हुए। दिग्विजय जी ने अबीर की आंखों में सच्चाई को देखी, पर वो कुछ कहते उससे पहले भूपेंद्र जी ने अबीर पर चिल्लाते हुए कहा, बस अबीर शेखावत बस। भूपेंद्र जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं पता। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हें कुछ नहीं पता। कुछ दिन पहले तुम यहाँ अपने नौकर की बेटी को इंसाफ दे रहे थे। अब मेरी बेटी को कौन इंसाफ देगा? भूपेंद्र जी गुस्से से फट गए थे। अबीर समझ गया था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने नैना को देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तुम तो मेरा यकीन कर लो। नैना को उम्मीद नहीं थी कि अबीर ऐसा कुछ कहेगा या सबके सामने सवाल करेगा। नैना ने अबीर को देखा तक नहीं और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर 2 कदम पीछे हट गई। नैना का इस तरह पीछे जाना ये बताने के लिए काफी था कि नैना अबीर पर भरोसा नहीं करती। तभी चंद्रशेखर जी ने अबीर से गुस्से में कहा, बस अबीर, एक तो तुमने और तुम्हारे परिवार ने उस लड़की पर दबाव बनाकर शादी की। वो लड़की बिना शिकायत के इस शादी को निभा रही थी। आज तुमने उसे धोखा देकर तुम उससे उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा विश्वास करे। दिग्विजय जी निराश से खड़े थे। देवकी जी ने परेशान होकर कहा, क्या गलत, क्या सही? ये सोचने के वक्त नहीं है। अभी ये सोचना है कि इस समस्या का क्या समाधान है। सब यही सोचने लगे कि समस्या का क्या समाधान है। तभी दादी सा ने कहा, इसमें इतना क्या सोचना, अद्रिका को हम बचपन से जानते हैं। वो हमारे लिए बेटी जैसी है। अब जब इतना कुछ हो गया है तो हमें अद्रिका को अपनी बहू बना लेनी चाहिए। दादी सा की बात पर सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे तो केत की बुआ सा बोली, माँ सा गलत नहीं कह रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये बात हवेली से बाहर गई तो कितनी बदनामी होंगी। अद्रिका की जिंदगी के साथ हमारे अबीर की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। पर बुआ सा, इस तरह भाई सा की दूसरी शादी करा देने से कौन सी जिंदगी सुधर जाएगी? भाई सा पहले से शादीशुदा है, मीराक्ष ने कहा। मीराक्ष, तुम बच्चे हो, इन सब मामले में ना बोलो तो अच्छा है। अगर अबीर ने अद्रिका की जिंदगी खराब की है तो उसका फर्ज बनता है कि वो सबके सामने अद्रिका की जिंदगी सुधारे। और बात रही नैना से शादी की, तो शादी सिर्फ इसलिए हुई थी कि गुड़िया को माँ का प्यार मिल सके। नैना इस घर में गुड़िया की माँ बनकर रह जाए और अद्रिका अबीर की पत्नी बन जाए। दादी सा ने मीराक्ष को डांटकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा। मीराक्ष अध्ययन बाली इन तीनों की मुट्ठियां कस गई थी। अबीर ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। तुम नहीं करोगे? अरे, ऐसे कैसे नहीं करोगे? भूपेंद्र जी ने गुस्से में कहा। तभी सविता जी ने देवकी जी से नाराजगी से कहा, आपकी दहलीज पर मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। आप अबीर को समझाइए, वरना हम भूल जाएंगे कि प्रताप खानदान और शेखावत कभी दोस्त हुआ करता था। रणविजय जी और देवेंद्र जी ने भूपेंद्र जी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कल ही मुहूर्त निकालकर अबीर की शादी करेंगे। अबीर ये शादी जरूर करेगा। ये फैसला आप नहीं ले सकते हैं। अबीर ने गुस्से में कहा, उसके दिल में एहसास सिर्फ नैना के लिए है। अबीर, पागल मत बनो। अगर किसी को पता चला तो सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। और वैसी भी सिर्फ दिग्विजय भाई सा भाभी सा का परिवार नैना को अपनी बहू मानता है। हमने उसे कभी शेखावत परिवार की बहू नहीं माना। देवेंद्र जी ने अबीर पर गुस्सा करते हुए कहा। अबीर का दिमाग बुरी तरह फटने लगा था। एक तरफ नैना उसकी पत्नी जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, दूसरी तरफ उसका राजस्थान जिनके लिए अबीर को बहुत कुछ करना है। अबीर को अपने माता पिता भाई कबीर और भाभी मान्या के कातिलों का पता करना है, इसलिए उसका हुक्म सा बने रहना जरूरी है। अबीर की लाचारी और खामोशी को देखकर दादी सा ने अद्रिका और अबीर का रिश्ता तय कर दिया। केत की बुआ ने भूपेंद्र जी से कहा, अबीर और नैना की शादी जिन हालातों में हुई है, वैसी तो अदालत तुरंत ही इन्हें तलाक दे देगी।
तो अब अद्रिका को इस घर में बड़ी बहू का पूरा सम्मान मिलेगा, आप चिंता ना करें। नैना की मौजूदगी में बिना उसकी इजाजत के उसके पति का रिश्ता किसी और औरत से तय कर दिया गया। नैना ने श्री की तरफ देखा और उसे इशारे से कमरे में चलने को कहा तो श्री उसे आज अपने कमरे में लेकर गई। नैना बाथरूम में आई और शावर के नीचे बैठी रोने लगी। उसकी मांग में लगा सिंदूर मिट रहा था और नैना उसे रोक नहीं पा रही थी। नैना का भरोसा, आत्मसम्मान सब कुछ टूट गया था। अबीर ने नैना को तोड़ दिया था। वही अबीर इस वक्त कमरे में शावर के नीचे मौजूद था और गुस्से से वो बहुत गहरी सांसें लेते हुए दीवार पर मुक्के बरसाए जा रहा था। अबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नैना को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अबीर ने आंखें बंद करते हुए सिर्फ नैना को याद किया और उसके दिल पर उसकी सनक सवार हो गई थी। उसे नैना के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। नैना की शरारत और उसका उसे मोगली कहना, उनकी नोक-झोंक सब अबीर के आंखों के आगे किसी रिल फिल्म की तरह चलने लगी। मीराक्ष, बाली और अध्ययन ये तीनों छत पर शराब पी रहे थे। मीराक्ष ने अध्ययन से कहा, कल पंडित जी आएंगे और दादी सा 1 हफ्ते के अंदर भाई सा की शादी करवा देगी, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। मैं नैना भाभी सा के अलावा अबीर भाई सा की जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकता। अध्ययन भी काफी देर से यही सोच रहा था और उसने मीराक्ष से पूछा, अगर ऐसा है तो ये बता कि भाई सा का सर भारी कैसे हुआ? क्या उन्होंने कुछ खाया था या कुछ पिया था? क्योंकि ये सब तब हुआ जब भाई सा गेम से आउट हुए। मीराक्ष सोचने लगा कि उस वक्त क्या हुआ। बाली ने अध्ययन से पूछा, आपको लगता है कि ये साजिश है? अध्ययन ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, ये मुझे साजिश लग रही है। और भाई सा ने कहा कि उनका सर पहले भारी हुआ, फिर उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा। इससे तो साफ जाहिर होता है कि भाई सा अकेले रूम तक नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी हालत वैसी नहीं थी। और हमारे पूरे घर में ढूंढने के बाद अबीर भाई सा हमें कबीर भाई सा के रूम में मिले। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि उस रूम की तरफ और कॉरिडोर की तरफ कोई आता जाता नहीं है। साजिश करने वाले ने इस बात का पूरा फायदा उठाया है। बाली ने अध्ययन की चतुराई और उसकी समझबूझ की सराहना करते हुए कहा, वाकई में हुकुम सा के साथ रहते रहते आप उनकी तरह चालाक हो गए हैं। पर इस वक्त हुकुम सा इस हालत में नहीं है कि वो किसी साजिश को समझ पाए। याद आ गया, मीराक्ष ने एकदम से कहा। अध्ययन और बाली उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। मीराक्ष ने कहा, बुआ सा, उन्होंने भाई सा को जूस ऑफर किया था। पर ताजुब की बात है, वो जूस तो बुआ सा खुद भी पी रही थी। उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? अध्ययन सारा खेल समझते हुए बोला, क्योंकि साजिश की गोली जूस में नहीं, अबीर भाई सा की ग्लास में मिलाई गई होंगी। मीराक्ष और बाली हैरान रह गए। उनके आंखों के आगे ये सब कुछ हो गया। सुबह का वक्त 5 बजे के करीब नैना और श्री छत पर आए। श्री ने देखा तो बाली, अध्ययन, मीराक्ष वही शराब पीकर खटिया लगाकर पड़े हुए हैं। श्री ने बुड़बड़ाते हुए कहा, इतना कुछ हो गया है और ये तीनों भाई सा शराब पीकर टुल पड़े हैं। समझ नहीं आता इनका होगा क्या? नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो अपने और श्री के गीले कपड़े डोरी पर सुखा रही थी। श्री ने नैना से धीमी आवाज में कहा, आप थोड़ा आराम कर लेती, रात भर आप जगी और नहाकर यहाँ चली आई। कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ इस घर में किसी की माँ बनकर आई हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक केयरटेकर। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं। जब रिश्ते खराब हो जाए तो तबीयत से क्या ही फर्क पड़ता है? कहते हुए नैना का गला भराया। श्री ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरा मन कहता है बुरा समय जल्दी निकल जाएगा और आप और भाई सा पहले की तरह हो जाएंगे। नैना ने कुछ नहीं कहा और नीचे प्रतिष्ठा के रूम में गई। उसने बालकनी से पर्दा हटाया तो देखा अबीर अपनी जीप शुरू कर कहीं जा रहा था। नैना उसे जाते देखते रह गई और ठंडी आह भरते हुए बोली, आपको हमसे दूर जाना है तो हमें धोखा देने की क्या जरूरत थी? क्यों तोड़ा हमारा विश्वास? खुद से कहती हुई नैना प्रतिष्ठा के पास आई।